हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू शिवान एजुकेशन। एज यू नो कि 2024-25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। मैक्सिमम चैप्टर्स वही हैं, लेकिन उन चैप्टर्स को नए तरीके से एक नए कलेवर में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और जैसा जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ द सिविल सर्विस, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, एमपीपीएससी कर रहे हो, या आप बिहार पीएससी है, यूपी पीएससी है, या आप क्लास 6-7 में ही क्यों ना हो, आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना जरूरी है। तो पहले भी कई बार मैं एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, चाहे वो दूसरा प्लेटफॉर्म हो या चाहे मेरी शिवान एजुकेशन की दूसरी चैनल हो, वहां पे मैं कई बार एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूं। लेकिन 2025-26 में जो एनसीईआरटी है उसको पूरी तरीके से एक नए फ्लेवर में, एक नए कलेवर में रंगा गया है। कई सारी जो बेसिक बुक्स थी उनको मर्ज किया गया है, कुछ नए चैप्टर्स आपको ऐड किए गए हैं। तो बहुत संभव है कि उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होंगे। तो इस सीरीज की हम लोग शुरुआत करें जहां पर हम पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कवर करेंगे, जिसमें कुछ एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगा, कुछ हमारे जो साथी एजुकेटर्स हैं, चाहे वो गौरव सर हो, शिवम सर हो, या बाकी एजुकेटर्स हो, वो उन एनसीईआरटीज को पढ़ाएंगे। लेकिन छठी से लेकर 12वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी आपके लिए जरूरी है, उन सभी एनसीईआरटीज को हम कंप्लीट करेंगे। और आपका सपना है सिविल सर्विस का, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2026, 2027, 2028 फॉर एमपीपीएससी, यूपीएससी और सीडीएस और एनी अदर एग्जाम। एनसीईआरटी के बेसिक्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। कई बार आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इतने साल पढ़ाने के बाद भी मुझे या बाकी एजुकेटर्स को पता नहीं होती, या इतना उस तरीके से सोच नहीं पाते हम लोग, जो चीजें हमको एनसीईआरटी में आपको दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6। अब देखो, पहले जो एनसीईआरटी थी उस एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग चैप्टर्स थे, जैसे अलग अलग बुक्स थी एक्चुअली सोशल साइंस में, चाहे वो अवर पास्ट वन हो या अवर अर्थ हो। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि सभी बुक्स को मर्ज कर दिया गया है। और हमारा आज का जो थीम है या आज का जो लेक्चर है, इसमें नई एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। क्लास 6 की छठी क्लास आपको है, और बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। क्लास ग्रेड 6 का एक किताब है, और थीम वाइज इसको दिया है। कुल मिला के 5 थीम है। जो मैं अभी शुरू करने वाला हूं वो है थीम बी, और उसका नाम है ट्रेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, मतलब भविष्य या जो हमारा जो पास्ट है उसकी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां, उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें। और चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड इट्स अ टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, है ना, इतिहास का टाइमलाइन, इतिहास का जो पूरी रूपरेखा, और उसके साथ में पास्ट की जो टाइमलाइन, वो टाइमलाइन आपको क्या है, साथ में उसके महत्वपूर्ण स्रोत, महत्वपूर्ण सोर्सेज कौन से हैं। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक्चुअली क्लास 6 के लिए वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या बीपीएससी के स्टूडेंट है वो भी इसको देख सके, दूसरी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको देख सके। तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे लगता है कि ऐड होना चाहिए, वो चीजें मैंने ऐड की है। तो इट्स एनसीईआरटी प्लस अदर थिंग ऑल्सो। तो एनसीईआरटी का क्रक्स तो ही है, और उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैंने ऐड करने की कोशिश की है। लेकिन तकरीबन ये आप मानिए कि 60% 70% इसमें एनसीईआरटी ही आपको होगी। शुरू के चैप्टर्स छोटे हैं, बहुत कम चीजें उसके अंदर आपको मिलेगी, बट फिर भी हम पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ेंगे। तो जो ये एनसीईआरटी है इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग थीम्स में। दिस थीम 1 2 3 4 ABCDE करके 5 थीम में डिवाइड किया गया है। हम थीम ए की बात करेंगे। तो थीम ए की बात करें तो इट्स द थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। मतलब ये थीम जो है ये ज्योग्राफी वाला थीम है। इसमें भी आपको जो चैप्टर्स दिए हैं, लैंड एंड द लाइफ, ओशन एंड द कॉन्टिनेंट, लोकेशन, प्लेस ऑन द अर्थ, ये 3 चैप्टर्स आपको दिए हैं। हम थीम बी पढ़ रहे हैं अभी, द टाइमलाइंस एंड द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत। साथ में थीम सी है। थीम सी में हम लोग बात करेंगे तो हमारे हेरिटेज कल्चर की बात की गई है। इंडिया कल्चरल रूट, मतलब सोशलॉजी जैसे टॉपिक या सोशल साइंस के टॉपिक हैं। साथ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन, है ना, अनेकता में एकता। और उसके साथ में मानव इतिहास। थीम डी जो है वो है गवर्नेंस एंड द डेमोक्रेसी, फैमिली एंड द कम्युनिटी, परिवार और समुदाय, मतलब सोशलॉजी जैसे टॉपिक है। साथ में गवर्नेंस की बात की गई है। तो ये टॉपिक को अगर मैं बोलूं तो ये टॉपिक सिविक्स का टॉपिक आपको है, या नागरिक शास्त्र का टॉपिक है। साथ में लोकल गवर्नेंस इन द अर्बन एरिया और लोकल गवर्नेंस इन द रूरल एरिया, ये 4 टॉपिक। और थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस।
ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। पहले अगर हम लोग देखें तो पहले के सिलेबस में इकोनॉमिक्स क्लास 9th से शुरू किया जाता था, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज है यहाँ पर आपको दी गई है। अच्छा, इस पूरी सीरीज में एक बात याद रखिएगा, इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को एक सिंगल वीडियो में हमने कवर किया है ना। एक चैप्टर एक वीडियो, एक चैप्टर एक वीडियो आपको हो गया। उसके बियॉन्ड जानने के मतलब आपको एक चैप्टर आपने देख लिया, आपका काम आपको हो गया। तो 2-3 चैप्टर में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए पूरी सीरीज रिकॉर्डिंग मोड में अपलोड होने वाली है, यूट्यूब पे भी रहेगी। और यूट्यूब के साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है, शिवान एजुकेशन एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पे भी ये पूरी थीम या पूरी जो सीरीज है ये अवेलेबल आपको रहेगी। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन गो एंड डाउनलोड द शिवान एजुकेशन ऐप। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर, टाइमलाइंस एंड द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 है ना। उसके अलावा अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है 8889353115 पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाके आप जो लिंक है या जो आपका जो टेलीग्राम जो पीडीएफ है इसका, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की। हिस्ट्री वर्ड की हम लोग बात करें तो हिस्ट्री वर्ड का सबसे पहले उपयोग जो है वो किया था एक व्यक्ति ने, उसका नाम था हेरोडोटस। एंड हेरोडोटस वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। किसको? हेरोडोटस को। एक मिनट रुको, है ना, ये कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो अपन नया कलर लेके आते हैं उसमें। अगर ऐसा है, चलिए, ठीक है। तो अगर हम लोग हिस्ट्री वर्ड की बात करें, इतिहास शब्द की बात करें, तो मैं देखो बहुत ज्यादा मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा इतिहास फिर से पढ़ने लग जाऊंगा। जो थीम वाइज हमको दिया वो थीम वाइज ही हम लोग इसके अंदर आपको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें हिस्ट्री की, इतिहास की, तो इतिहास शब्द जो है ये बना है एक वर्ड से, जिस वर्ड का नाम है हिस्टोरिया। इसका मतलब था है टू नो अबाउट द पास्ट या टू नो अबाउट द थिंग्स, चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हिस्टोरिया नाम का एक लैटिन शब्द था, और सबसे पहले इसका जो उपयोग है, फर्स्ट इसका यूज जो है इस शब्द का, तो फर्स्ट यूज इस शब्द का किया माना जाता है हेरोडोटस ने। हेरोडोटस की अगर मैं बात करूं तो हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ द हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ। क्यों? क्योंकि ही वो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इतिहास को पढ़ना, इतिहास को लिखना, और पहली बार हिस्ट्री राइटिंग का जो इंपॉर्टेंस है उस हिस्ट्री राइटिंग के इंपॉर्टेंस को उन्होंने आपको समझा था। इसी प्रकार से भारत के इतिहास की बात करें या हिंदी शब्द इतिहास की बात करें, तो जो इति शब्द, इतिहास शब्द जो है वो बना है इतिहास, इतिहास। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो इतिहास शब्द है इसका सबसे पहले जो है, सबसे प्रथम उपयोग शब्द का, शब्द का प्रथम उपयोग हमको मिलता है अथर्ववेद से। इससे अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद से हमको इस वर्ड का पहली बार, इति धन हास, मतलब यही जो था, जो पहले था वही इतिहास है। जो हो चुका है उसको स्टडी करना, उसको पढ़ना, वही इतिहास या वही हिस्ट्री आपको है। तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अच्छा, उसके अलावा आपने सर बोल दिया कि हेरोडोटस जो है फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री है, फादर ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है। अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री की फादर की बात करें तो एक कोई नाम यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा, एक नाम हम लोग बोल भी नहीं सकते। तो इसमें अगर हम लोग देखें, फिर भी इंडियन हिस्ट्री के जो फादर हैं वो माने जाते हैं कल्हण को। कल्हण कौन है? कल्हण वाज द राइटर, लेखक थे जिन्होंने कश्मीर का इतिहास, कश्मीर की हिस्ट्री लिखी। एंड ही वाज द वन ऑफ द इनिशियल पर्सन जिसने भारत के इतिहास में, या बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया या जो नॉर्थ इंडिया और स्पेशली कश्मीर का इतिहास है, उस कश्मीर के इतिहास को लिखा। सर इसके पहले तो और भी कई सारे राइटर हुए। इसके पहले तो कालिदास जैसे राइटर्स हुए, या आपके हर्षवर्धन जैसे राइटर, हर्षवर्धन के टाइम पर बाणभट्ट जैसे राइटर आपको हुए। तो क्या उन्होंने इतिहास नहीं लिखा? देखो उनके टाइम पर आप देखोगे तो उन्होंने एक्चुअली हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के उद्देश्य से चीजें नहीं लिखी थी। उन्होंने जो लिखा था वो लिखा था किसी राजा के, जैसे हर्षवर्धन है तो हर्षवर्धन के टाइम पर उन्होंने हर्षचरित्र लिखी बाणभट्ट ने, और उन्होंने हर्षवर्धन की प्रशस्ति, हर्षवर्धन की यूलॉजी आपको लिखी, हर्षवर्धन के बारे में लिखा कि हर्षवर्धन कौन था, क्या करता था। या हम लोग बात करें कालिदास की, तो उन्होंने चाहे मालविका अग्निमित्रम आपको लिखी हो, कुमार संभवम लिखी हो,
ऋतुसंहार लिखी हो, तो इन किताब की या इन बुक्स की अपनी खुद की एक थीम थी, तो उन थीम के अकॉर्डिंग इनको लिखा गया। इनका उद्देश्य हिस्ट्री राइटिंग या हिस्ट्री लेखन नहीं था। कल्हण वॉज वन ऑफ द इनिशियल पर्सन जिन्होंने इतिहास को इतिहास की तरह लिखा, एक राजा के बारे में, उस समाज की, उस सोसाइटी की सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में डिफाइन किया कि हाउ द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्ट्री उस वर्क, और कैसे लोग थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे लड़ते थे, कौन सा शासक था, कैसे शासन करता था, तो कैसे उनकी रूलिंग आपको चलती थी, ये सब चीजें कल्हण ने आपको उस समय लिखी। और भारत के इतिहास में भी हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री राइटिंग है उसको लेके लोगों ने इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया, इतना ज्यादा जोर नहीं दिया। अगर हम लोग देखें तो भारत में जो इतिहास की या हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो वन ऑफ द इनिशियल हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे हुआ करती थी श्रुति परंपरा। दो चीजें थी, श्रुति और स्मृति। श्रुति परंपरा में कोई भी चीज आपको है तो मैंने आपको बताई, आपने किसी और को सिखाया, आपने उस किसी और को याद करवाया, और इस तरीके से वो चीजें आपको आगे बढ़ती गई, वो चीजें धीरे धीरे आगे डेवलप आपको होती गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शुरू से ही इतिहास लेखन या हिस्ट्री राइटिंग की कोई परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ चीजों को याद रखा जाता था कहानियों किस्सों के माध्यम से, और कहानियों किस्सों के माध्यम से ही उन चीजों को आगे बढ़ाया जाता था, उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता था। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। तो ये कुछ बेसिक चीजें हुई जो आपको पता होना चाहिए। आगे ऐसी और भी चीजें मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की एक बेसिक डेफिनेशन की हम लोग बात करें, एक बेसिक परिभाषा की बात करें, तो E.H. कार नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने बोला हिस्ट्री इज एन it's called the unending dialogue between the present and the past, between the society of the today and the society of the yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. क्या बोला? इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। इट्स अ टॉक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द प्रेजेंट एंड द पास्ट, कि भविष्य में क्या हुआ है। बोलते ना कि द हिस्ट्री वाज रिटन बाय द विक्टर्स, इतिहास जो है वो विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। अगर महाभारत की बैटल में अगर कौरव जीतते तो कौरव हीरो होते। राम रावण के युद्ध में अगर भगवान राम हार जाते और रावण जीत जाता तो रावण हीरो होता। जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। अंदर पोरस की लड़ाई का मुझे नहीं पता क्या उसका रिजल्ट आपको हुआ, लेकिन माना जाता है कि पोरस उसके अंदर हार गए थे। तो इतिहास किसका लिखा गया? इतिहास लिखा गया अलेक्जेंडर का। हारा है वो विलन होता है, वो अधर्मी होता है, और जो जीतता है वो नायक होता है। और उसी का नायक का, उसी हीरो की बारे में उसकी टेल्स, उसकी कहानियां, उसकी वीरता की कहानी वो लिखी जाती है। यार कुछ हीरो इतिहास में ऐसे भी हैं जो जिनको इतनी सफलता नहीं मिली लेकिन फिर भी हीरो हैं, चाहे वो छत्रसाल हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, या वो हो हमारे यहाँ पर मंगल पांडे जैसे लोग, या बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, जो जीते तो नहीं, जीत को अंतिम पायदान तक नहीं ले जा पाए, लेकिन उस जीत की, स्वतंत्रता की, उस इंडिपेंडेंट की जो नींव है वो नींव उन लोगों ने आपको रखी थी। तो कुछ हीरोज ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाए या सफलता के करीब आपको पहुंच पाए, लेकिन फिर भी आपको हीरो है। तो इतिहास एक तरीके से वर्तमान और जो प्रेजेंट एंड पास्ट है उसके बीच का एक संवाद है। आज के समाज और कल के समाज के मध्य हम अतीत को आलोचना में ही आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्ण तरह से समझते हैं ना, अतीत के आलोक में, कि जो पास्ट है उस पास्ट से ही हम लोग प्रेजेंट को आपको समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले मैं गया था अहमदाबाद, वहां मेरे नाना जी रहते थे बहुत टाइम पहले, मतलब उनकी डेथ भी बहुत पहले हो गई, जब मैं शायद बहुत छोटा था। उस बात को भी तकरीबन 20-25 साल आपको हो गए उनकी डेथ के। तो मुझे याद है आज से कुछ 2-4-6 साल पहले मैं अहमदाबाद गया, और जहाँ पर वो रहते थे बापू नगर में, तो हम उस घर में गए। और उस घर में जब गए तो मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा याद था कि यार मैं यहाँ कभी आया था, यहाँ पर आपको रहा था कभी, बहुत थोड़ी यादें आपको थी। लेकिन मेरी माँ, मेरी दीदियाँ और बाकी लोग, उनके सामने तो पूरा उनका बचपन आपको गुजर गया। और उन्होंने वहां पर पूरा अपना जो पास्ट है उस पूरे पास्ट को देखा, उस पूरे पास्ट को आपको समझा कि कहाँ इन गलियों में घूमते थे, क्या चीजें आपको करते थे। तो यही इतिहास है। ये क्या है? वर्तमान और अतीत के मध्य का अनवरत संवाद है। कि मैं मदर रिमेंबर कि इस गली में मैं दौड़ के जाती थी, यहाँ से उनके गांव में उनके उस कॉलोनी में एक बंदा रहता था, वो उनको परेशान करता था या उनसे लड़ाई करता था, या यहाँ पर उन्होंने इस लड़के को पीटा था। तो वो अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद कि हाँ ये कालिया है, इसको मैंने मारा था, है ना। एक लड़का, बंदा, कोई व्यक्ति थे, एक अंकल थे, उनका नाम था कालिया, जिनसे मेरी माँ की लड़ाई वड़ाई चलती थी बचपन में। तो यही अतीत और संवाद, अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है, उनके बीच का कम्युनिकेशन है, एंड दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द हिस्ट्री। इसी को इतिहास कहते हैं।
और इतिहास की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास की शुरुआत कब से हुई? हम जो इतिहास पढ़ने वाले हैं, हम जिस इतिहास की बात करते हैं कि भाई आइस एज था, फिर वो पैलियोलिथिक पीरियड और मीसोलिथिक और ये सब चीजें, और वहां से लेके तो फिर मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और फिर वहां से लेके अभी का 2025 का आपको समय। इस इतिहास की मैं जो बात कर रहा हूं, ये पूरी विश्व के कुल इतिहास का 0.0001% भी आपको नहीं है। हम जिस इतिहास को पढ़ते हैं वो इतिहास पूरे मानव सभ्यता का मात्र 10,000 साल का इतिहास है, जबकि इस पृथ्वी को अगर हम देखें तो 420 मिलियन साल पहले पृथ्वी आपको बनी। लाखों साल पहले, 6 लाख साल पहले मानव यहाँ पर आपको आया। तो ह्यूमन का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा सीमित है। पृथ्वी के इतिहास का एक क्षणिक मात्र एक छोटा सा पॉइंट हमारा मानव का इतिहास यहाँ पर आपको है। एक छोटा सा मैप यहाँ पर आपको दिया है जिसमें बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी पे धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई, लाइफ की स्टार्टिंग हुई। एज यू नो कि ये पूरा जो वर्ड या पूरी मतलब जो अर्थ है ये कैसे बना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको लेके अलग अलग थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, या जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे या गौरव सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेसिक चीजें आपको है। एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत, जहां पे कहा जाता था कि पूरी दुनिया एक सिंगुलैरिटी थी, एक छोटा सा कण था, उस कण में विस्फोट हुआ, उसमें ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट से, उस विस्फोट से अभी के समय की पूरी जो दुनिया है, अभी के समय का पूरा जो वर्ल्ड है उसका, ये पूरा जो हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का आपको निर्माण आपको हुआ सिंगुलैरिटी का। और धीरे धीरे वो जो ब्लास्ट हुआ, अब ब्लास्ट होगा तो ऑब्वियसली बात बहुत ज्यादा हॉट होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। पृथ्वी पहले एक आग का गोला, एक फायरबॉल थी, और वहां से धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता गया, कम होता गया, लाखों साल में कम होता गया, और कम होते होते इतना कम हो गया कि पृथ्वी के ऊपर पूरी तरीके से बर्फ, पूरी तरह से आइस जम गई। पूरी तरीके से पृथ्वी पर बर्फ, पृथ्वी के ऊपर आइस आपको जम गई, और पृथ्वी के ऊपर जब आइस जमी और धीरे धीरे वो आइस पिघलने लगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, तापमान बढ़ता गया। अच्छा, इसके बारे में कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप 9th 10th 11th की ज्योग्राफी में आपको पढ़ेंगे कि यार क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है। या हम बोलते हैं कि यार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पहले के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड, या हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव ऑक्सीजन, प्रिमिटिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत डिटेल बातें हैं, मैं वहां नहीं जा रहा। अभी तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं छठी क्लास के बच्चों को ये चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। तो जीवन की शुरुआत या एक तरह से लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, तो तकरीबन अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये वाला कलर दिख रहा है, जो भी आसमानी कलर है, जो लाइट ब्लू कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिलियन ईयर। जैसे हम यहाँ पर है तो 4.54 बिलियन ईयर, अब यहाँ पर है तो 1 बिलियन ईयर। उसके बाद आपको जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिलियन ईयर को, है ना, किसको, मिलियन ईयर को। और उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये अभी का समय या अभी का जो पूरा पीरियड है उस अभी के पीरियड को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाद का समय है, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड या प्रागैतिहासिक काल आपको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो तकरीबन तकरीबन 4.54 बिलियन साल पहले, तकरीबन कितने, 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, या अर्थ का निर्माण हुआ, है ना, लाइक द फायरबॉल, जो भी बैंग बैंग थ्योरी आपको रहा हो, या नेबुलर हाइपो, जो भी थ्योरी रही हो, उसके अंदर मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो वहां से पृथ्वी का जो निर्माण है, अर्थ का निर्माण है, इसकी शुरुआत आपको हुई। कैसे शुरुआत आपको हुई, जब वहां पर आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, और पृथ्वी की एज क्या है, 4.54 बिलियन ईयर, तकरीबन 450 या 454 करोड़ साल। ओके, उसके कुछ समय बाद आप जाओगे तो उसके बाद पृथ्वी के ऊपर पहला जो सेल है, पहला जो कोशिका है, उस पहली कोशिका, देखो इधर पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जो प्रथम कोशिका है, पहला जो सेल है, फर्स्ट सेल यहाँ पर आपको डेवलप हुआ तकरीबन तकरीबन 300 बिलियन साल पहले, 300 बिलियन यार साल पहले पृथ्वी पे क्या हुआ, एक पहले सेल का निर्माण हुआ। और आगे जाएंगे तो 2.33 करोड़ साल पहले, तकरीबन 233 करोड़ साल पहले अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, एनवायरमेंट में सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है, न प्लांट्स, न एनिमल्स, न कोई और सेल जो है वो भी जीवित नहीं हो पाता, क्योंकि सेल का भी उसके जीवन का जो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है, वो ऑक्सीजन है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा, जब तक ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, तब तक जीवन नहीं हो। तो सबसे पहले 2.33 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन, जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है, उस एनवायरमेंटल ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का विकास हुआ। उससे थोड़ी बहुत जाओगे तो ऑक्सीजन अवेलेबल है,
सेल अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद आगे जाके तकरीबन 1 बिलियन साल पहले, 100 बिलियन साल, 1 बिलियन साल पहले सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का विकास हुआ। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया। और देखो बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जो जीवन जो 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 इस वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। व्हेन वी गो ऑन द ट्रोपोस्फेरिक लेवल और ऊपर 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 जाएंगे, बैक्टीरियाज मिलेंगे। पृथ्वी में आप बहुत नीचे जाओगे, वहां भी आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे। गर्म पानी, ठंडा पानी, कितनी भी हार्ड कंडीशन हो, बैक्टीरिया जरूर होगा। तो बैक्टीरिया का विकास जो है तकरीबन 1 बिलियन साल पहले यहाँ पर आपको हुआ। उससे थोड़ा सा और आगे हम लोग आपको बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बिलियन साल से आपको आ जाते हैं मिलियन साल में। बिलियन से मिलियन में आप जब यहाँ पे आएंगे तो तकरीबन तकरीबन सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्पॉन्जीज और फंगीज, कवक जो है, कवों का विकास हुआ। क्योंकि धीरे धीरे सेल जो बैक्टीरिया का विकास हुआ तो धीरे धीरे उस बैक्टीरिया के साथ में स्पॉन्जीज और इस प्रकार के जो धीरे धीरे जो बहुत ही शुरुआती जो लाइफ है उस लाइफ की शुरुआत हुई। तो स्पॉन्ज और फंगीज हैं, कवक का जो है, कवकों का विकास हुआ। उसके और आगे आएंगे तो 700 मिलियन साल पहले आपके अर्थ में कोरल का विकास हुआ। कोरल आप समझते होंगे, कोरल एक तरीके से एक्वेटिक स्पीशीज है जो समुद्र के किनारे या समुद्र की जो मतलब जो स्पेशली जो शैलो सी होता है, समुद्र होता है, वहां पर कोरल्स का विकास आपको होता है। ज्योग्राफी में आप कोरल के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ेंगे। एंड कोरल रिप्रेजेंट कि यहाँ पर वाटर या वहां पर जो पानी है वो बहुत ज्यादा साफ है, बहुत ज्यादा क्लीन वाटर। इट रिप्रेजेंट द क्लीन वाटर, साफ पानी को कोरल आपको रिप्रेजेंट करता है। और आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग बढ़े तो भैया ठीक है, कोरल या प्रवाल हमको मिल गया। और आगे बढ़ेंगे तकरीबन तकरीबन हमको 500 मिलियन साल के आसपास हमको मछली या हमको जो फिश है वो फिश के सबूत यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मतलब पानी के अंदर जीवन की शुरुआत आपको हो जाएगी। तो फिश जो वर्टिब्रेट्स है तो उस फिश वर्टिब्रेट्स की हमको शुरुआत आपको होती है। सबसे पहले फिश पैदा हुई। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? पानी से, वाटर से आपको शुरुआत हुई। और बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे मत्स्य पुराण, भगवान जो विष्णु से संबंधित पुराण है, उनमें सबसे पहला पुराण है मत्स्य पुराण, जहां पर मछली के माध्यम से जीवन की शुरुआत की बात की गई है। तो फिश वर्टिब्रेट्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे पुराण जो है वो भी लाइफ की स्टार्टिंग या लाइफ की जो पूरी जर्नी है उसकी बात करते हैं। तो फिश वर्टिब्रेट्स, अच्छा वर्टिब्रेट्स क्या होता है? वर्टिब्रेट्स मतलब होता है जैसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसको बोलते हैं, ये एक तरह का वर्टिब्रेट्स है, एक तरह से केशु रज्जा उसको बोला जाता है। स्पाइन जो होता है इट्स अ वर्टिब्रेट, है ना। तो वर्टिब्रेट और विदाउट, तो वी आर द वर्टिब्रेट्स। हम कौन है? वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग, अस्थि मज्जा वाले आपको हैं। तो उस प्रकार से फर्स्ट फिश वर्टिब्रेट जो है, फिश वर्टिब्रेट्स हमको मिली। या हिंदी में अगर बोलूंगा तो मछली केशुरकी के कशेरुकी आपको मिली, मतलब स्पाइन वाली, या बोल सकते हैं कि जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज वाली हड्डी आपको मिली। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको जो उभयचर कीट, उभयचर क्या होता है? एम्फीबियन, पानी पे और जीवन, पानी पे और पानी के साथ में आपके लैंड है, दोनों पे रह सकते हो, उसको बोलते हैं उभयचर, एम्फीबियंस आपको बोलते हैं। तो कई सारे इंसेक्ट्स का विकास हुआ, कीटों का विकास हुआ। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एम्फीबियन का मतलब भी नहीं पता है, और यकीन मानो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एम्फीबियन सच में पता नहीं होगा। तो आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट ठीक है, नहीं पता तो हम लोग सीख लेंगे। इसलिए छठी क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आगे चले गए 10वीं 12वीं में और आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, नहीं है कि एम्फीबियन क्या होता। तो एम्फीबियन की अगर हम लोग बात करें तो जीवन की शुरुआत यहाँ पर, या स्पेशली वाटर और वाटर के साथ में लैंड, जीवन वाटर और लैंड दोनों पे जो रहते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एम्फीबियन। क्या होते हैं? एम्फीबियन। याद रखिएगा, उभयचर बोलते हैं हिंदी में। ओके, और आगे हम लोग आपको बढ़ते हैं, उससे और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी शार्क। धीरे धीरे मछली का विकास हुआ, क्या हुआ? शार्क हमको मिली। और शार्क से आगे बढ़ेंगे तो शार्क से आगे बढ़ने के बाद हमको कई सारे जो डायनासोर्स हैं, डायनासोर मतलब हम पहुंच चुके हैं जुरासिक एज में। यहाँ पर जुरासिक एज में पहुंच चुके हैं, जुरासिक काल में पहुंच चुके हैं, जहां पर रेप्टाइल डायनासोर। रेप्टाइल क्या होता है? अगेन एक नया टर्म, रेप्टाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेप्टाइल? रेप्टाइल मतलब होता है सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं। सांप हो गया, क्या है? सरीसृप है, रेप्टाइल है। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल दो नई चीजें आपने आपको सीखी। तो द एनिमल या जो भी स्पीशीज हैं जो चलती, जो जो रेंग के चलती हैं, उनको सरीसृप कहा जाता है या रेप्टाइल कहा जाता है। तो तकरीबन 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन साल पहले क्या मिला? 300 मिलियन साल पहले हमको जो एम्फीबियंस हैं, हमको यहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं, यहाँ पर रेप्टाइल्स मिले।
सॉरी, यहाँ पर आपको मिले। और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने के बाद हमको जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की उत्पत्ति हुई। और आगे बढ़ेंगे हमको मैमल्स मिले, या हिंदी में उसको बोलते हैं स्तनपाई जीव। इंसान क्या है? स्तन है इंसान, तो पक्षी पहले आया फिर स्तनपाई जीव आया। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया, कि मछली, केशुरकी आई, या शार्क आई, या सरीसृप आया, पक्षी, डायनासोर, स्तनपाई जीव, ऐसे करके पूछा। स्तनपाई क्या होता है? जो जिन स्पीशीज में इनके अंदर स्तन पाए जाते हैं, स्पेशली जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, मतलब बच्चा डायरेक्ट पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, है ना। बकरी को कभी दूध पिलाते देखा? सॉरी, मुर्गी को कभी दूध पिलाते देखा? नहीं देखा ना। तो वो स्पीशीज जो अपने बच्चों को, अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको दूध पिलाते हैं, स्तनपाई, स्तन होते हैं। मानव, बंदर, बकरी, गाय, ये सब स्तनपाई, ये सब मैमल्स हैं। तो मैमल्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल, नई चीजें आपको सीख रहे हैं। उसके बाद और आगे जाएंगे तो फ्लावर्स एंड बीज वगैरह का विकास हुआ। और फ्लावर और बीज का जब विकास हुआ, मधुमक्खियों का विकास हुआ, और मधुमक्खियों ने एग्रीकल्चर और उसके साथ में प्लांट्स, या फिर आप बोल सकते हैं जंगल हैं, उनकी उत्पत्ति, उनके डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खियां थी वो फूलों से जो पराग है उस पराग को आपको लेती थी, और उन को लेके तमाम जगह स्प्रेड आपको करती थी, तमाम जगह आपको फैलाती थी। तो मधुमक्खियों का, या एक थ्योरी बोलती है कि, या एक पूरा रिसर्च बोलता है कि मधुमक्खी अगर नहीं होती तो जीवन होता ही नहीं। लाइफ की स्टार्टिंग, लाइफ लगभग लगभग यहीं पर आपको एंड हो जाती। तो लाइफ जो है वो मधुमक्खियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आने वाले टाइम पे 7th या 8th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी में अलग से इसके बारे में आपको बात की गई है। चलिए, ये तो हो गया कि भैया ठीक है, ह्यूमन यहाँ पर था वगैरह वगैरह तमाम चीजें। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है डायरेक्ट, अभी तक ह्यूमन नहीं आया, मानव नहीं आया, हमारी बात हो ही नहीं रही अभी तो फूल, पत्ती और मधुमक्खी और शाक की, इनकी बात हो रही। तो हम कहाँ से आए? हम आए तकरीबन तकरीबन आपके, जनरली माना जाता है कि 6 लाख साल पहले इंसान की उत्पत्ति हुई, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 10 लाख पहले जो आदिमानव है, या बोल सकते हैं कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन है, वो प्रिमिटिव ह्यूमन का विकास हुआ, या उसको बोलते हैं प्राइमेट्स। क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स। तो तकरीबन 10 लाख साल पहले, 10 लाख ईयर पहले प्राइमेट्स हमको मिले हैं, शुरुआती मानव आपको, या जिसको हम लोग कई बार ऑस्ट्रोपोलिसिस बोलते हैं। तो ऑस्ट्रोपोलिसिस की शुरुआत हुई तकरीबन तकरीबन 1 लाख साल पहले, 1 लाख ईयर पहले फायर की, या आग की डिस्कवरी हुई। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो तकरीबन तकरीबन मतलब थोड़ा टेढ़ा, फायर की डिस्कवरी ह्यूमन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बारे में बात करूंगा। तकरीबन तकरीबन आज से 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस, हम कौन है? हम होमो सेपियंस, मैं और आप कौन हूँ? वी आर द होमो सेपियंस। तो तकरीबन तकरीबन 1 लाख साल पहले, 1 लाख ईयर साल पहले आपका जो होमो सेपियंस है, उन होमो सेपियंस का विकास हुआ, या होमो सेपियंस का जो डेवलपमेंट है, होमोसेपियंस का डेवलपमेंट आपको, तो वी आर द होमोसेपियंस। और आज से तकरीबन तकरीबन 6,500 साल पहले दुनिया में राइटिंग का, दुनिया में लेखन की शुरुआत आपको हुई। खैर, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो जीवन है, ये हमारे यहाँ राइटिंग बहुत बाद में आई हो, लेकिन तकरीबन 6,500 साल पहले लेखन की शुरुआत आपको हुई। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पे होमोसेपियंस मानव और ये आदि मानव है, तो अंतर क्या है? देखो, अंतर समझना कि अभी जैसे हम लोग वैसे नहीं थे पहले। आगे कुछ इमेजेस में आपको दिखाऊंगा, वहां पर आपको और क्लियर होगा। लेकिन अभी जो फुल फ्लेज मानव है, जो 2 पांवों पे खड़ा है, जिसके पैर लंबे हैं, जिसके हाथ छोटे हैं, जिसका दिमाग बहुत तेज है, जो लगातार पिछले 25-30 मिनट से बोले जा रहा है, उस मानव को बोलते हैं होमो सैपियंस या होमो सैपियंस सैपियंस। और हमारे पहले के जो प्राइमेट्स थे, चाहे वो ऑस्ट्रोपोलिसिस हो, चाहे वो इरेक्टस हो, होबिलिस हो, वो हमारे पहले के मानव थे, आदि मानव थे। तो मानव का विकास भी धीरे 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 करते करते सदियों में, ईयर्स 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 में मानव का विकास या मानव का डेवलपमेंट यहाँ पर आपको हुआ है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि भाई जीवन की शुरुआत कैसे हुई, और तमाम आपको इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर आपको देखी। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात। सबसे इंपॉर्टेंट नाम देखो, ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना एक बार
फिर से कुछ चीजों को शुरू से शुरू करना भी कई बार बड़ा अच्छा आपको होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जियोलॉजिस्ट कौन होता है, या हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञानी कौन होता है। तो भूविज्ञानी या जियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अर्थ को, अभी हमने देखा ना कि कब होमोसेपियंस मिला, होमोसेपियंस सेपियंस मिला, ये चीजें हमको कैसे पता चली, जब हमने अर्थ की हिस्ट्री को बहुत प्रॉपर तरीके से आपको देखा। एक्चुअली पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं इस पृथ्वी में, किस किस प्रकार के मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। या हम लोग बात करें कि फॉसिल है तो पेट्रोल है, तो पेट्रोल कहाँ से आया, फॉसिल से आया। फॉसिल कहाँ से आए, तो प्लांट से या एनिमल्स की डेथ हुई और सदियों तक वो नीचे दबे रहे, तो फॉसिल आपको, तो इनकी स्टडी करने वाला व्यक्ति होता है जियोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी, जो पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स है उन लेयर्स को पढ़े, उनको समझे, उनके डेवलपमेंट को आपको देखे और उसके हिसाब से आपको उसका नॉलेज आपको दे। इट्स कॉल्ड द जियोलॉजिस्ट। ये जियोलॉजिस्ट ही है जो बताता है कि कहाँ पर पेट्रोल कहाँ पर क्रूड ऑयल निकलेगा, कहाँ पे सोना होगा, कहाँ चांदी होगी, कहाँ हीरा होगा, कहाँ खेती अच्छी आपको होगी, ये सब बताने वाला, इन सब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला एक ही टर्म है, वो है जियोलॉजिस्ट। तो स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक द सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन, रिवर, सी, ओशन एंड द अदर सच थिंग, इट्स कॉल्ड भूविज्ञानी। चलिए, उसी तरह से होता है पैलेंथोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञानी। तो वो जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन जो है इनकी स्टडी करता है, इनके शुरू से इनके फॉसिल की स्टडी करता है। इट्स कॉल्ड द पैलेंथोलॉजी। पैलियो, पैलियो वर्ड से मिला, पैलियो का वर्ड मतलब होता है पुराना, ओल्ड, तो पैलियोलॉजिस्ट जीवाश्म विज्ञानी, जीवाश्म की स्टडी करता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज से तकरीबन 40 साल पहले, 40-43 साल, एक जगह थी, उस जगह का नाम था हथनोरा, हमारे मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे एक एरिया था। और वहां पर एक व्यक्ति आए, उनका नाम था अरुण सोंकनिया, उनकी पूरी टीम आई। उन्होंने जब वहां पर रिसर्च कर रहे थे, उनको मानव की एक स्कल मिली, एक हड्डी यहाँ पर आपको मिली। और वो हड्डी या मानव का स्कल, मानव का जो सर होता है ना, कपाल होता है, वो कपाल आपको मिला। और उनका दावा था कि ये दुनिया के सबसे पुराने जो फॉसिल है, मानव फॉसिल में से आपको एक फॉसिल है, पूरी दुनिया को अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन भारत के, इंडिया के और इंडिया के अलावा एशिया के सबसे पुराने फॉसिल में से वो एक फॉसिल था। उस फॉसिल का नाम रखा गया नर्मदे नर्मदोसिस, या नर्मदा मानव आपको कहा जाता है। वो मानव की एक हड्डी थी, तो उसको स्टडी करने वाला कि वो कब है, किस समय का है, वो कौन थे, पैलेंथोलॉजिस्ट आपको थे। या हमको शिवालिक की रेंज में पोतवार बेसिन करके एक जगह है, उस पोतवार बेसिन में हमको मिलते हैं 3 मानव के कंकाल, उसका नाम रखा गया शिवापितिकस, रामापितिकस और ब्रह्मपितिकस। कुल मिला के उनको तीनों को मिला के कहा जाता है देव वानर, जो शुरुआती मानव के आपको प्रूफ थे। तो वो कब के थे, किस समय के थे, कौन से पीरियड में आपको पैदा हुए थे, इसकी स्टडी कौन करता है, पैलेंथोलॉजिस्ट या जीव विज्ञानी जो है, जीवाश्म विज्ञानी, उसकी स्टडी आपको करता है। तो पेड़, मानव और पशुओं के अवशेषों का अध्ययन करना। चलिए, उसी प्रकार से होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर जो है उसको स्टडी करता है फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट, कि शुरुआत से लेके अभी तक मानव के जीवन, मानव कैसे जीवन आपको मानव ने जिया, क्या खाता था, क्या पीता था, तमाम चीजें, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी, जो मानव के इतिहास, मानव की हिस्ट्री को पढ़ता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, और उसमें जो भी डेवलपमेंट, जो भी विकास हुआ, उस विकास की पूरी मानव की जो यात्रा है, उस पूरी यात्रा को यहाँ पर अंडरस्टैंड आपको कर, उसको समझाता है, उसको देखता है। यहाँ पर आपको है कि पहले हम क्या थे, अब क्या हुए, कैसे मानव का विकास हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मानव विज्ञानी। उसके बाद आता आर्कियोलॉजिस्ट, हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी क्या होता है, पुरातत्व विज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि यहाँ पे कोई अवशेष हैं, तो उन अवशेषों की खुदाई करता है, और उनको खुदाई करके उनके बारे में नई चीजें फाइंड आउट करके, हिस्टोरियन अलग होता है, हिस्टोरियन जो चीजें अवेलेबल हैं उनकी स्टोरी करता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को स्टडी करता है, उन स्रोतों को पढ़ता है, और उनको पढ़ के उनके बारे में तमाम चीजें बताता है ना। कोई भी चीज अगर हम लोग देखें, जैसे हमको मानव की कोई हड्डी मिली, तो वो हड्डी कितनी पुरानी है, क्या है, वो उसको स्टडी करता है। कोई हमको पिलर मिला, तो पिलर कब का है, किस काल का है, अशोक के काल का है, गुप्त के काल का है, तो वो काम कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट करता है, पुरातत्व विज्ञानी करता है। तो उसका काम है टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगर्स, टॉयज, बोन्स, टीथ, इन सब की स्टडी आपको करना, घरों जो पुराने घर मिले इन सब की स्टडी करना, इन सब का उत्खनन, इन सब का जो एक्सकेवेशन करना, और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो जानकारी प्राप्त करना।
उसी तरीके से होता है हिस्टोरियन, इतिहासकार। ये जो भी आर्कियोलॉजिस्ट, जो भी एपिग्राफिस्ट या पैलेंथोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनके द्वारा जो भी जानकारी अवेलेबल है उन सब जानकारियों को इकट्ठा करके अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट करता है किसी भी चीज को लेके, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन, इतिहासकार। जो इतिहास के अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकार हुए, वो इतिहास को पढ़ के उसको समझ के अपने हिसाब से उसका आकलन, अपने हिसाब से उसकी स्टडी करता है। जैसे आपने सुना होगा कि डी.आर. सरकार या आपके और भी कई सारे, जादूना सरकार या सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ऑल दीज वर द हिस्टोरियन। ये सब क्या है? ये सब इतिहासकार है, हिस्टोरियंस आपको है। तो ये कुछ टर्म जो है वो याद रखे। उसी प्रकार से एक होता है एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट या पूरा लेख शास्त्री, जो प्राचीन लेखों को, प्राचीन जो राइटिंग्स हो या प्राचीन जो इंस्क्रिप्शंस मिले, शिलालेख मिले, उन शिलालेखों को पढ़ता है, उन शिलालेखों को रीड करता है। उनकी अलग अलग, जैसे ऐसा तो है नहीं कि अभी जो लिखा हुआ है कि हु स्टडी द एंशिएंट इंस्क्रिप्शन ना, इतना सिंपल नहीं होता था। अलग अलग भाषाएं होती, अलग अलग स्क्रिप्ट होती थी। हो सकता है कि वो अर्मेनियन स्क्रिप्ट हो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो, शंख स्क्रिप्ट हो, कोई और लिपि उसके अंदर आपको लिखी हो, या कोई और भाषा उसमें लिखी हो। तो उनको पढ़ना, उनको समझना और उनको मानव के माध्यम से, जो ह्यूमन को या अभी के समय पे उनको अभी की भाषा में उसको कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको डेसिफर करना, ये काम है एपिग्राफिस्ट का। जो क्या करता है, जो पुरालेख जो है, उन पुरालेखों को, उन एपिग्राफ्स को यहाँ पर आपको पढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैंने दो तीन चीजें भी यहाँ पर बोली। सर आपने बोला स्क्रिप्ट, आपने बोला लैंग्वेज, तो अंतर क्या होता है? अब देखो एक बात समझ, यहां पर लिखा है स्क्रिप्ट, ये मैंने लिखा लिपि। तो जिस जिस तरीके से, जिस शैली में लिपि लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है भाषा को, वो स्क्रिप्ट होती है। वे इन विच द लैंग्वेज वॉज रिटन इज कॉल्ड द स्क्रिप्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये जो स्क्रिप्ट लिखा है, ये क्या लिखा? अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं है, ये लैटिन स्क्रिप्ट है। ये क्या है? ये लैटिन स्क्रिप्ट है। ये जो लिपि लिखा है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट। हाँ, ये जो स्क्रिप्ट लिखा है, इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जरूर इंग्लिश है। और ये जो लिपि लिखा है, इसकी जो लिपि है, इसकी जो भाषा है, वो भाषा जरूर हिंदी है। तो इसकी भाषा हिंदी है, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है। मतलब एक स्क्रिप्ट में कई सारी भाषाएं लिखी जा सकती है। जैसे मराठी इसी स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, नेपाली इसी स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, मराठी इसी स्क्रिप्ट में। तो ये सभी स्क्रिप्ट जो है, ये सब स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट में कई सारी भाषाएं, कई सारी लैंग्वेजेस आपको लिखी जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या है? ये स्क्रिप्ट आपको है जिसमें भाषा, जैसे लैटिन है, तो लैटिन में और भी अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन जैसी और भी कई सारी लैंग्वेजेस जो है वो स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, उसको बोलते हैं डायलैक्ट। क्या बोलते हैं? डायलैक्ट। अब ये क्या बला है सर, ये नई चीज कहां से आ गई? हिंदी में बोलते हैं बोली। तो बोली को अगर हम लोग बोले या डायलैक्ट को बोले, तो ये स्थानीय लेवल पे या लोकल लेवल पे आपको हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए, हिंदी है, हिंदी पूरे भारत में लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ मालवा में, वहाँ पे मालवी बोली जाती है। हमारे नीचे है निमाड़, वहाँ निमाड़ी बोली जाती है। फिर कहीं बुंदेलखंड, कहीं बघेलखंड। ये क्या है? ये बोलियां हैं। तो बोलियों का या डायलैक्ट जो है, इनकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट या अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं होती। ये लोकल जो प्रभाव है, जो जो स्थानीय प्रभाव है, जो लोकल इम्पैक्ट है, उस लोकल इम्पैक्ट से डेवलप होती है। लोकल जो रीति रिवाज, जो तरीके हैं, उनसे जो डेवलप होती है, वो क्या होती है? वो डायलैक्ट होती है। डायलैक्ट का अपना खुद का कोई लैंग्वेज, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। वो मेन लैंग्वेज जिससे उसका ओरिजिन हुआ, उसी के ऊपर आपको डिपेंड होता है। तो तीन चीजें, स्क्रिप्ट, लिपि और डायलैक्ट, ये तीन चीजें आप जरूर याद रखिएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बहुत सारी नई चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जो शायद इसके पहले कभी लेक्चर्स में मैंने इतनी बेसिक चीजें आपको नहीं बताई थी ना। रीजन बहुत क्लियर है कि आपको इतिहास को एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करना, ताकि क्लास में आके आप ना बोल सको कि सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये आप ना कर सको, या ये आपके साथ ना हो, इसके लिए बहुत बेसिक तरीके से, चाहे आप 12वीं के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, या आपने एमपीपीएससी एक दो बार दे चुके हो लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्लास सभी तरीके से सिर्फ 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 और सिर्फ आपके लिए
चलिए, ये बात हो गई अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं जो हिस्ट्री से, इतिहास से संबंधित है, इनसे संबंध में कई बार सवाल आपको आ जाते हैं, तो जो इंस्क्रिप्शन शिलालेख को आपको पढ़ते हैं। उसके अलावा जेनेटिक आपको है, तो जेनेटिक साइंस की या सोशल जो बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो स्पेशली प्लांट्स यानी ह्यूमन और उनके फीचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको समझती है कि कैसे ये एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर आपको होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे जाते हैं आपको। जैसे कि आग जो है वो उसको हाथ, जैसे एक छोटा बच्चा है उसके सामने आप आग रख दो और उसका हाथ ले जाओ, वो हाथ खींच लेगा। क्या इसके पहले उस बच्चे ने कभी आग की जलन या आग की तपन महसूस की है? बिल्कुल नहीं की है। लेकिन फिर भी वो आग को देख के हाथ खींच लेगा। क्यों? जीन, जेनेटिक। हमारे ह्यूमन के जीन में सदियों तक ये बात आपको समझाई गई, हमको हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में चीज आपको आ गई कि फायर आपके लिए खतरनाक आपको, या हम लोग डॉग्स को देख के बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं कुत्ते को। क्यों? क्योंकि हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में ये है कि हाँ भैया कुत्ता आपका साथी है। सेम कुत्तों के लिए भी है। तो कुत्तों को भी ये उनके जीन में है कि मानव आपका पुराना साथी है, तो दे आर वेरी फैमिलियर टू अस। वो कैट को देख के उसको काटने दौड़ेंगे, गाय को देख के भौंकने दौड़ेंगे, या चूहे को देख के मार देंगे, खरगोश को देख के मार देंगे, इंसान को देख के दुम हिलाएंगे। क्यों? जीन जीन जीन, जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक। तो जेनेटिक स्टडी जो है, ये जेनेटिक ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट स्टडी द ह्यूमन, द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सबके जो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी करना, उनका पार्ट करना, इट्स कॉल्ड द हिस्ट्री, इट्स कॉल्ड द जेनेटिक्स। चलो ठीक है, बेसिक चीजें आपको हो गई। ये चैप्टर वैसे भी बहुत बेसिक है। अब मैं बात करता हूँ कि सर हाउ वी, आज क्या तारीख है? तो आज जो है वो 21 अक्टूबर 2025 है। तो आज की तारीख लिखो सर। तो आज की तारीख है 21 अक्टूबर, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2025 एडी, या 2025 सीई, है ना सर? ये क्या लिखा है? सीई एडी। तो सिर्फ 2025 ही तो चल रहा है? बिल्कुल। तो अभी चल रहा है 2025 एडी, ईस्वी। अगर मैं आपको बोलूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आज से तकरीबन 4,500 साल पहले थी, 4,500 ईयर पहले थी। अब बोलो कि ठीक है सर 4,500 साल पहले, लेकिन कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा, कोई पर्टिकुलर डेट, कोई पर्टिकुलर ईयर होगा। तो 4,500 साल पहले ठीक है सर। तो अभी 2025 चल रहा है, तो इससे पीछे में अगर जाऊंगा तो 2025 साल तो ये, और 2500 साल, और 2500 साल पहले मैं कहाँ जाऊंगा? तो हिस्ट्री की स्टार्ट रीडिंग में उसको समझने में दिक्कत आपको आ गई। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल को इंट्रोड्यूस किया, एक कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया, एंड द कैलेंडर इज कॉल्ड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज हम बोल रहे हैं 2025। हम कई बार बोलते हैं कि अभी चल रहा है विक्रम संवत, तो 2025 में आप 57 और जोड़ लो, 57 आप और जोड़ लोगे, तो 2025 में 57 आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा विक्रम संवत, है ना? विक्रम संवत जो है वो विक्रम संवत, जैसे 2025 अभी चल रहा है, तो 2025 में आप 57 और ऐड कर दो, 572 ये 9, 2092 संवत अभी चल रहा है, 2092 संवत चल रहा है, विक्रम एरा बोलते हैं जिसको। तो 2052 विक्रम एरा चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो अभी के समय पे जो हम लोग वर्ल्ड वाइड कैलेंडर यूज करते हैं, द कैलेंडर इज कॉल्ड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले लाने वाले जो व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था डायनस एक्जिगस। देखो भारत में, दुनिया में सबसे पहले अगर हिस्ट्री को लिखने का, पढ़ने का जो काम शुरू किया, वो अंग्रेजों ने शुरू किया, ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, या मैं और सिंपल बोलूं क्रिश्चियन लोगों ने शुरू किया। जब इतिहास की डेटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इंडस वैली आज से 4,500 साल पहले, तो 2025 तो ये हो गया, और बाकी फिर माइनस में कैसे जाएंगे, नेगेटिव में कैसे जाएंगे? तो इसके लिए एक तरीका चूज किया गया कि एक कॉमन ईयर रखा गया कि इस कॉमन ईयर में या इस समय पे उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और इस रेफरेंस पॉइंट से आगे और पीछे हम लोग चलेंगे। तो 2025 आगे, और हमको 2500 साल और पीछे जाना है, तो माइनस 2500 साल हम पीछे जाएंगे। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट हमको होना जरूरी है कि इस रेफरेंस से हम लोग इधर आगे जाएंगे, इधर पीछे जाएंगे, और वो रेफरेंस पॉइंट रखा गया डायनस एक्जिगस ने। उसको कहा गया व्हेन द जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। क्यों? क्योंकि भाई पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोगों का शासन था,
या ब्रिटेन वगैरह में भी जीसस क्राइस्ट को माना जाता था। तो ये तकरीबन 625-630 एडी के आसपास इस कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया। और इस कैलेंडर में एक जो पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर जो ईयर है, उस 1 बीसी उसको 1 माना गया, और वहां से, और वो 1 माना गया कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो दिस अ 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और जीसस क्राइस्ट के जन्म का जो डेट था, उस डेट से पूरा स्टडी यहाँ पर आपको किया गया। अब एक बात यहाँ पर आपको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको है, जस्ट वेट, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको है कि जब बीसी एडी हम लोग आपको कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, अब इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और हमने बोला कि इसके इधर जब आप आओगे तो आपको यहां पर आप पीछे की तरफ जाओगे, और इसको बोला बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में बोलेंगे तो ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले, है ना। तो अब ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ 1 एडी, हुआ 1 एडी को उनका जन्म हुआ, जीरो जीरो नहीं 1। अब यहाँ पे बात समझना कि हम लोग यहाँ से आपको आएंगे तो यहाँ पे 2500, 2400, 2300, 2200 करते करते यहाँ पर आपको आ गए हम लोग फर्स्ट बीसी में, है ना, फर्स्ट बीसी में आ गए, और यहाँ पर साल आ गया 99। तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ईयर जीरो कैसे हो सकता है, दैट फॉर दिस ईयर 1। तो द जीसस क्राइस्ट वाज कंसीडर्ड टू बी बोर्न ऑन द 1 एडी। एडी का मतलब होता है एनो, या इसको बोलते हैं हिंदी में ईसवी, बोलते हैं ईसवी। तो यहाँ पे दो टर्म बीसी और एडी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, दो टर्म्स का, दो चीजों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर जीरो कुछ नहीं होता। अभी क्या चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, तो जो 21st सेंचुरी है, जो 30वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी, तो 21st सेंचुरी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2001, 2001 से लेके 2100, 2100, नथिंग इज जीरो दिया। फिर बोलेंगे 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, बिल्कुल 1901 से लेके 2000 तक क्या है, 2000 तक 20वीं शताब्दी थी। देयर इज नथिंग जीरो, देयर इज ओनली 1। तो जीरो गायब है, -1 और फिर 1 है, जीरो गायब है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो ये एडी और बीसी का समझ गए। चल ठीक है सर, एडी बीसी हम लोग समझ गए, लेकिन एक बात बताओ सर, हमने कहीं लिखा हुआ है, अभी आपने बताया था ना, यहां पर आपको लिखा हुआ है कि बीसीई, ये देखा ना बीसीई लिखा, आपने तो बता रहे एडीबीसी, लेकिन यहां पर तो बीसीई लिखा हुआ है, सामान्य वर्ष, सामान्य पूर्व वर्ष लिखा हुआ है। अब एक बात समझना यहाँ पे, ये जो बीसीई है और एक है इट्स कॉल्ड द सीई। अब देखो, किसी ने बोला कि व्हाट इज बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले, एडी एनो डोमिनी मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो अगर मैं क्राइस्ट को नहीं मानता, आई वॉन्ट टू बी सेक्युलर, मैं धर्मनिरपेक्ष होना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं ईसा मसीह कब पैदा हुए, मैं तो हिंदू हूं, या तो मैं तो मुस्लिम हूं, या मैं सिख हूं, या कोई और धर्म का हूं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सेक्युलर रहना है। तो सेक्युलर लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग बीसी और एडी नहीं बोलेंगे, हम लोग बीसीई बोलेंगे। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन एरा क्या, वही ईसा मसीह के जन्म को ही माना गया। और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, क्या बोलते हैं, कॉमन एरा, सामान्य वर्ष, है ना। तो अभी क्या चल रहा है, सीई, तो अभी चल रहा है 2025 सीई, या आप एडी बोलना हो तो एडी बोलो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो बीसी और एडी, ये दोनों, या बीसीई और सी, ये दोनों चीजें आपको याद रखिएगा। चलिए ओके, तो ये कुछ चीजें याद रखना है, इसको मैं आगे और कंटिन्यू करूंगा। अभी इस मैप के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, ये छोटा सा जो मैप बना हुआ है। अब ये बोल रहा है कि किस प्रकार से दुनिया में मानव जीवन की शुरुआत वगैरह आपको हुई। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बोलता है तकरीबन 40,000 साल पहले, 40,000 बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, इतने साल पहले सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहले रॉक आर्ट, या क्या बोलते हैं आपकी जो चित्रकारी है, वो चित्रकारी के सबूत मिलते हैं, ठीक है। और आओगे तो यहाँ पर आपको आ गया 14,000 बीसीई, जहाँ पर ह्यूमन के शुरुआती सबूत हमको मिले। इसके पीछे अगर हम लोग आएंगे तो तकरीबन तीन, अब ये पूरा बीसी में चल रहा है, 3 लाख बीसी जो है, 3 लाख बीसी का समय है, जहाँ पर ह्यूमन कहा जाता है कि ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, मानव का विकास हुआ, स्पेशली ऑस्ट्रोपोलिसिस, ऑस्ट्रोपोलिसिस जो मानव है
उस मानव का यहाँ पे विकास हुआ, तो 3 लाख बीसी में उसका विकास हुआ। ये ईयर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा एक डिटेल मैप है जहां पर पूरी हिस्ट्री को इसमें काफी शॉर्ट में या काफी टाइमलाइन के हिसाब से बताया गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखोगे तो दिस इज बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ये जो मैं बोल रहा था ना 1 एडी, ये जो साल है, एक मिनट, दिस इज द 1 एडी या 1 सीई हम लोग, ठीक है सर 1 सीई आपने बोल दिया है ना, ईसा मसीह के जन्म का साल, जिस साल वो पैदा हुए। अब यहाँ से पहले हम यहाँ से शुरू करें, तकरीबन तकरीबन 12,000 बीसीई पहले, 12,000 साल पहले ना, 12,000 बीसीई में यहाँ पर आइस एज का एंड हुआ है ना, या हिमयुग की समाप्ति हुई, हिंदी में लिखा हुआ है अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। और अभी देखो आप 6th क्लास में हो, जिन्होंने हिस्ट्री पहले पढ़ी है या जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि वो पीरियड था जहां पर मीजोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई। आगे मैं समझा दूंगा इसको क्या होता है। यहाँ पर मध्य पाषाण का, ये आगे के चैप्टर उसमें आएगा। मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत है, मध्य पाषाण काल की यहाँ पर आपको शुरुआत हुई। तो यहाँ पे आइस एज जो है वो आइस एज आपको एंड हो गया। उसके बाद आ गया तकरीबन 10,000 बीसी, और आगे जाएंगे तो 8,000 बीसी का समय आया, जहां पर सबसे पहले इंसान ने इनिशियल एग्रीकल्चर की, सबसे पहले खेती की शुरुआत की। तो दिस इज द ईयर व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत आपको होगी। और जो खेती की शुरुआत हुई, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, या हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे कि कृषि का विकास हो गया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आपको हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे नव पाषाण काल, है ना, क्या बोलते हैं, नव पाषाण काल, जहां पर एग्रीकल्चर की, जहां पर खेती की आपको शुरुआत हुई। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए, जो फर्दर वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो जो नवपाषाण काल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वो पीरियड था जहां पर इंसान ने व्हील या जो पहिया है, पहिए की खोज की, ठीक है। ये वो पीरियड था जहां पर इंसान ने एग्रीकल्चर, खेती करना शुरू की। ये वो पीरियड था जब इंसान ने जो फायर है, तो फायर का या आग का उपयोग करना शुरू किया। फायर का उपयोग करना शुरू किया। ये वो पीरियड था जहां पर इंसान ने जो पॉटरीज हैं, मृदभांड है, तो उन मृदभांडों को बना के उनको पका के उपयोग करने का टाइम शुरू किया। तो नवपाषाण काल, इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर उसमें हम और जानेंगे। अभी टॉपिक का नाम आया तो सोचा थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो टाइम आ गया 6,000 बीसीई का, 6,000 एडी का। 6,000 बीसीई की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों को सबसे पहले यहाँ पर आपको बनाया गया, और इन मिट्टी के बर्तनों को बोला जाता है पॉटरीज। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो लिखा है मृतभांड। तो मिट्टी के बर्तन या मृतभांडों का विकास जो है, मृतभांडों के सबूत आपको मिले। खैर यहाँ से मृतभांड शुरू हो चुके थे, लेकिन तकरीबन 6,000 बीसीई में हमको मृतभांड प्रॉपर मिले, ठीक है। उसके बाद 4,000 बीसीई में आपको आओगे, 4,000 बीसीई, सबसे पहले जो कॉपर का उपयोग है, तांबे का उपयोग, यहाँ पर इंसान ने सबसे पहले कॉपर के जो औजार हैं, उन कॉपर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। ये आपको पता ही होगा, कॉपर इंसान के द्वारा यूज की जाने वाली पहली मेटल, फर्स्ट मेटल, फर्स्ट इंसान ने उपयोग की वो मेटल कौन सी थी, वो तांबे की। तो तांबे के सबूत के उपयोग के पहले सबूत मिले हमको 4,000 बीसीई, 4,000 बीसीई में, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी मैप में आगे बढ़ते हैं। तो 2000 बीसी का समय आ गया। 2000 बीसीई के आसपास सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विकास हुआ। अच्छा इसके पहले भी थोड़ा सा है, इसके पहले मेसोपोटामिया में दुनिया के जो पहले शहर, शुरुआती शहर हैं, तो मेसोपोटामिया में संसार का पहला शहर आपको विकसित हुआ। और ये तकरीबन आप अगर समझोगे तो 5,000 बीसी के आसपास, 5,000 बीसी के आसपास ये चीज कोई आपको ही होगी, जहां पर मेसोपोटामिया में पहला शहर। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास तकरीबन तकरीबन 2000 बीसी में, 2000 बीसी में हुआ। एज यू नो कि सबसे पहला जो शहर खोजा गया
उस शहर का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, लोथल, नागेश्वर, बालाथोल, कई सारे ऐसे, सुक्ता गेंडोर, ऐसे कई सारे शहरों को डिस्कवर आपको किया गया। तो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, उस सभ्यता का विकास तकरीबन तकरीबन 2500 बीसी के आसपास, 2500 बीसी के आसपास। आगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो तकरीबन तकरीबन 560 एडी, 560 एडी, अरे रे रे, 560 बीसी, सॉरी। तो 560 बीसी क्या, 560 एग्जैक्ट बताऊं तो 563 बीसी, 563 बीसी के आसपास गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और वो एक ऐसा समय था जब दुनिया के अंदर हेटेरोडॉक्स श्रमण धर्म की शुरुआत हुई, जहां पर नास्तिक धर्म की शुरुआत हुई, जहां पर वेदों के अस्तित्व को नकारा गया और सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से मानव जीवन की उत्पत्ति और मानव जीवन के जो मोक्ष के रहस्य हैं, उन रहस्यों की बात यहाँ पर की गई है, उनको सुलझाने की बात आपको। और आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ने के बाद तो ये तो भैया गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, और गौतम बुद्ध के जन्म के तकरीबन तकरीबन 550 साल बाद ईसा मसीह का जन्म होता है। और अभी मैंने आपको बताया, और ये साल था 1 एडी, 1 एनो डोमिनी। और अभी जो समय चल रहा है, आज साल है 2025, 2025 है। तो 2025 इतिहास के इस चैप्टर में, इस कैलेंडर में यहां पर कहीं है। So this is the 2000 AD, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष है। इट्स कॉल्ड द 2025 AD या 2025 CE। तो ये पूरी जर्नी है कि कैसे हिमयुग था या आइस एज थी, वहां से हम लोग फिर 10,000 BC और 8,000 BC, और फिर भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन और तांबे के बर्तन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ईसा मसीह का जन्म, और वहां से हम लोग फिर इस पीरियड में यहाँ तक आपको पहुंचे। खैर मैंने उस पे ही समझा दिया, तो ठीक है, समझ लेना उसको वहीं पे जाके। चलिए, ये पूरी चीजें आपको याद रखिएगा, ठीक है सर। लेकिन अभी आपने बोला सर विक्रम एरा, हमने सुना है कि शक एरा या गुप्त एरा, या ऐसे हमने कई सारे अलग अलग एरास के बारे में आपको सुना है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो हम आज के टाइम पर उपयोग करते हैं, उसके अलावा और भी कई सारे कैलेंडर्स का उपयोग किया जाता है। आप अपने घर में लाला राम स्वरूप का कैलेंडर उठा के देखना, उस कैलेंडर में आपको बहुत सारे डिफरेंट 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 ईयर, डिफरेंट साल जो है, डिफरेंट साल आपको वहां पर मिलेंगे, डिफरेंट ईयर्स मिलेंगे। जैसे हमारे लाला राम स्वरूप के कैलेंडर में जनरली जो 2025 जो 26 आने वाला है, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा उसके अंदर हिजरी संवत, विक्रम संवत, शक संवत, कुछ कुछ कैलेंडर्स में वल्लभी संवत, ऐसे अलग अलग संवत उसके अंदर आपको मेंशन है। अभी अलग अलग संवत क्या है, अलग अलग ईयर्स है, आपको क्या है। अब देखो, एक मिनट, ठीक है। अब जैसे अभी हम लोग बात करें तो उस प्रकार से पहले के समय पे भी, या ये जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, या तो इस प्रकार से और भी कैलेंडर्स बनाए गए। किसी राजा ने कुछ नई चीज हासिल कर ली, तो वहां से उसने एक नए ईयर की, एक नए एरा की शुरुआत की। अब सबसे शुरुआती साल की हम लोग बात करें, देखो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये एड ऑन में बोला ना, एनसीईआरटी प्लस मेरा नॉलेज, जो जरूरत है आपको, वो चीजें मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले एक साल आया कली, उसको बोला था कली, या वहां से आया कली युग, युग है। तो यहां से आया एक साल, इट्स कॉल्ड द कलयुग। और कलयुग की शुरुआत मानी जाती है तकरीबन 3101 बीसी में, और महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के 20 साल बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भाई ने भाई को मारा, बहुत बोलते ना कि बहुत ही नरसंहार वहां पर आपको हुआ, और उसके 20 साल बाद जो कलयुग है, उस कलयुग की शुरुआत हुई। तो 3101 बीसी में कलयुग की शुरुआत हुई। ओके, उसके बाद कलयुग की शुरुआत होने के बाद तकरीबन 3076 बीसी में आपके सप्तर्षि पीरियड स्टार्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 25 कली। 25 कली खत्म होने के बाद सप्तर्षि आया। उसके बाद आया विक्रम संवत, कृत या मालवा संवत, तकरीबन 57 बीसी में। और ये उस समय पे जो उज्जैन में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसका नाम था गर्दभिल्ल। तो उस गर्दभिल्ल डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और उन्होंने वहां पे शक राजाओं को डिफीट किया। शक कौन थे? शक भारत के ऊपर हमला करने वाले विदेशी आक्रमणकर्ता, फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आपको आए थे और भारत पे हमला किया था। और हमारे विक्रमादित्य ने उनको डिफीट किया, उनको पराजित किया, और उसी की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत की, विक्रम एरा की शुरुआत की। तो विक्रम एरा वाज स्टार्टेड इन द 57 बीसी,
अब 57-58 दोनों क्यों लिखा है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो विक्रमादित्य जो है उनके टाइम पर इसकी शुरुआत हुई, इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर आपको हुई। अब एक बात समझना आप कि हमारा जो हिंदी कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग है। हम 22 मार्च के आसपास 20, 21, 22 मार्च के आसपास हम लोग गुड़ी पड़वा मनाते हैं। तो हिंदी चैत्र महीना शुरू होता है ना, चैत्र का महीना, चैत्र आषाढ़ सावन ऐसा चल के चलता है। तो सबसे पहले चैत्र महीने की शुरुआत होती है। एट द चैत्र मंथ वाज द फर्स्ट मंथ इन द हिंदी कैलेंडर, है ना। वो कब आता है? मार्च में आता है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हमारा कोई भी हमारा जो इंडियन साल है ना, जैसे अभी कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या गई कल, दिवाली थी, तो हमारा जो हिंदी कैलेंडर शुरू होता है मार्च में शुरू होता है और अगले मार्च को खत्म होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से उसमें 57 और 58 दोनों ईयर शामिल हो गए। तो अगर पहला विक्रम एरा अगर 22 मार्च 57 बीसी को शुरू हुआ तो उसके बाद 21 मार्च 58 बीसी को एंड हुआ होगा, है ना। वैसे ही हुआ होगा, मैंने उल्टा बोल दिया तो उल्ट माइनस चलता है ना। तो 58 बीसी 21 मार्च 58 बीसी को शुरू हुआ और वहां से चल के नेगेटिव जो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, सकारात्मक की तरफ आ रहा है, तो वहां पर आके वो 20 मार्च 57 बीसी को खत्म हुआ। एक साल हो गया तो 57-58 दोनों शामिल आपको होंगे इसके अंदर। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड द 57 बीसी। तो विक्रम संवत है। सर एक बात बताओ कि यहाँ पे विक्रम, कृत और मालवा ये तीन तीन चीजें क्यों लिखी गई है? बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने शकों को डिफीट किया और शकों को डिफीट करके विक्रम एरा की शुरुआत आपको की। अब जो विक्रम एरा जिसको हम आज के टाइम पर बोलते हैं, इसको शुरुआत में कहा जाता था कृत संवत। क्या बोलते थे? कृत संवत। शुरुआत में कृत संवत बोला गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश जो मालवा वाला रीजन था वहां पर शासन आया प्रतिहारों का, परमारों का। प्रतिहार परमार का पीरियड आया। इस पीरियड में इसको कहा गया मालवा संवत। क्यों बोला गया मालवा संवत? मालवा संवत इसलिए बोला गया क्योंकि इसका उपयोग जो है वो मालवा रीजन में, मालवा क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मालवा संवत, है ना। उसी के बाद आप आगे बढ़ोगे तो तकरीबन और आगे जाके इसको कहा गया विक्रम संवत। आगे जाके राजा जो विक्रमादित्य हैं उनके नाम से इसको विक्रम संवत कहा गया। तो तीनों जो ईयर यहाँ पर आपको लिखे हैं, चाहे उसको कृत संवत बोलो, चाहे उसको मालवा संवत बोलो या उसको विक्रम संवत बोलो, बात यहाँ पर एक ही है। बात एक ही है, एक ही ईयर को अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया गया, अलग अलग समय में उसके अलग अलग नाम यहाँ पर आपको प्रेजेंट किए गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला साल आएगा शक संवत। अब देखो हुआ क्या ना कि मालव संवत स्टैब्लिश हुआ, ये मनाने में मजा, मालव संवत या विक्रम संवत आपको शुरू हुआ। अब उसका शकों ने देखा कि भाई साहब इन्होंने हमको पराजित कर दिया, हमारा बड़ा अपमान कर दिया। उसके बाद में एक शासन हुआ, एक शासक हुआ, उसका नाम था कनिष्क। एंड कनिष्क बिलोंग टू द कुषाण पीरियड। तो कुषाण काल में जो कनिष्क हुआ करता था, दैट कनिष्क जो है उसने फिर इंडियन किंग्स को, भारतीय राजाओं को पराजित किया और भारतीय राजाओं को पराजित करके 78 एडी में एक नए ईयर की शुरुआत की, एक नए एरा की शुरुआत की, जिसको कहा गया शक एरा। बोला गया शक एरा। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि डिफरेंस बिटवीन द शक एरा एंड विक्रम एरा। तो एक तो 78 एडी में शुरू हुआ, एक शुरू हुआ 57 बीसी में। तो इसका डिफरेंस हम लोग बोले तो 135 इसका डिफरेंस है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विक्रम एरा एंड शक एरा। विक्रम एरा और शक एरा में कितना डिफरेंस है? तो 135 साल का डिफरेंस है ना, क्योंकि उसके 78 साल बाद, 78 ईयर बाद इसकी शुरुआत आपको हुई। आगे जाएंगे तो कलचुरियों का शासन आया। तो कलचुरी संवत है, जिस प्रकार से इनका संवत उस प्रकार से कलचुरी संवत है। तो तकरीबन 248 एडी में कलचुरी संवत की शुरुआत हुई, जब कलचुरी शासन की शुरुआत की राजा ईश्वर चंद्र सेन ने। उसी प्रकार से जब गुप्तों का शासन आया, गुप्त रूल आपको आया, तो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने जब अपने साम्राज्य की शुरुआत की 319 बीसी, इसका तारीख आता है 19 मई 319 में। तो 319 मई 319 को 319 एडी को इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया और वहां पे उन्होंने यह रखा, गुप्त एरा की शुरुआत हुई। तो यहां से वन गुप्त एरा, 1 GE, प्रथम गु स गुप्त संवत, है ना। तो प्रथम गुप्त संवत की आपको शुरुआत आपको हुई। और जितने भी गुप्त संवत के जितने भी कैलेंडर्स मिले, जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले, शिलालेख मिले, सब में गुप्त एरा का उपयोग किया। आपको कन्वर्ट करना है तो आपको जैसे 2025 है, गुप्त एरा कितना चल रहा है, -319 कर दो, तो आपको अभी के समय का जो गुप्त एरा है तकरीबन 1706 गुप्त एरा आपको मिल जाएगा।
गुप्त साम्राज्य साल आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम ईयर्स का उपयोग किया जाता है। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो उसके अलावा ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे उसके बाद हर्ष एरा। अब हर्ष एरा की हम लोग अगर बात करें तो जो राजा हर्षवर्धन थे, जो हर्षवर्धन ने अपने रूल की शुरुआत की, ही यूज द टर्म द गुप्त हर्ष एरा, तो वहां से हर्ष एरा, हर्ष एरा की शुरुआत हुई। उसी तरीके से ये तो हिंदू कैलेंडर हो गए, उसी प्रकार से एक मुस्लिम कैलेंडर आता है, उसको बोलते हैं हिजरी कैलेंडर। और व्हाट इज द हिजरी कैलेंडर? हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई 622 एडी में, 622 एडी में। अब देखो हिजरी कैलेंडर को आप समझना कि जो पैगंबर मोहम्मद थे तो वो मक्का में रहते थे, और मक्का से वो गए मदीना, और जब मक्का से मदीना आपको गए तो वहां जाके उन्होंने इस्लाम की फॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मली इस्लाम का इस्टेब्लिशमेंट की घोषणा यहाँ पर आपको की। एंड द ईयर इज कॉल्ड द हिजरी एरा या हिजरी वर्ष। उसको क्या कहा गया? उसको हिजरी वर्ष कहा गया, जहां पर पैगंबर मोहम्मद जो है उन्होंने मक्का से मदीना आपको गए थे। ठीक है, और आपके घर के कैलेंडर में आप देखो तो 622 एडी आपको लिखा मिलेगा। अब इसको अभी के साल से माइनस कर दो तो तकरीबन 1403, तो 1403 विक्रम जो हिजरी एरा है, हिजरी एरा अभी के समय पे तो चल जो जनरली मुस्लिम धर्म के अंदर उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कोल्लम एरा है 825 में, केरला में उपयोग होता है। उसके बाद नेवारी या नेपाली न्यू ईयर है 879 में, जहां पर नेपाल का फाउंडेशन किया जयदेव माल नाम के एक व्यक्ति ने। आगे बढ़ोगे तो आपका चालुक्य विक्रम एरा हो गया 1076 में, जहां पर राजा हुआ है विक्रमादित्य 6। उन्होंने विक्रम एरा की जो, या जो बोल सकते हैं कि वल्लभी चालुक्य विक्रम एरा की शुरुआत की, इसकी स्टार्टिंग आपको की। ये तमाम ईयर्स हैं, इन तमाम ईयर्स को याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको है। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हुई छठी चैप्टर के या फोर्थ चैप्टर की क्लास 6 में। कुछ और चीजें हैं, सेंचुरी क्या होता है, मिलेनियम क्या होता है, पंचांग क्या होता है। सेंचुरी की हम लोग बात करें तो सेंचुरी मतलब होता है 100 साल, जैसे 101 से या 1 से लेके 100 तक, 101 से लेके 200 तक। उसी प्रकार से 1901 से लेके 2000 तक, 2001 से लेके 2100 तक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स कॉल्ड द सेंचुरी। उसी प्रकार से मिलेनियम या सहस्त्राब्दी बोलते हैं, तो सहस्त्राब्दी में होते हैं 1000 साल, 1000 ईयर। जैसे अभी क्या चल रहा है अभी हम देखेंगे तो 1001 से लेके 1001 से लेके 2000, 2001 से लेके 2100, ये क्या हो गया? ये हो गया मिलेनियम, सहस्त्राब्दी। 1000 साल का सहस्त्राब्दी होता है, 100 साल का ईयर होता है। और बता देता हूं, डेकेड होता है 10 ईयर का, दशक बोलते हैं। दशक होता है कितने साल का? दशक होता है 10 साल। तो क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2021 से लेके 2030 तक जो है, ये क्या चल रहा है? दशक चल रहा है, जो 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक चला, थर्ड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, है ना? ये क्लियर आपको है। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में उपयोग किया जाता है पंचांग। अब पंचांग क्या होता है ना? हिंदू धर्म क्या पंचांग का उपयोग होता है। पंचांग एक्चुअली क्या होता है कि पंचांग के माध्यम से जो हमारे ग्रह नक्षत्र की जो दिशाएं, उनकी डायरेक्शंस है, उनको फाइंड आउट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि 20 अक्टूबर को क्या थी? दिवाली थी। कुछ लोग इसी दिवाली को 21 अक्टूबर को भी मना रहे हैं। आज कई सारी जगह आज भी दिवाली मनाई जा रही है 21 अक्टूबर की। क्यों? रीजन कि पंचांग के हिसाब से, क्योंकि जो दिन है, तो दिवाली कल रात से शुरू हुई और आज शाम को खत्म होगी, आज शाम को 6 बजे खत्म होगी। तो वो जो पृथ्वी के 24 घंटे के हिसाब से नहीं चल रहा, वो पंचांगों के ग्रह नक्षत्रों के जो कैलिब्रेशंस, उनका जो मूवमेंट है, उनके मूवमेंट से चल रहा है ना? उनका जो मूवमेंट है ग्रह नक्षत्रों का, तो ग्रह नक्षत्र की मूवमेंट से चीजें आपको चल रही है। दैट्स वाई ये क्या हो गया? पंचांग हो गया। तो 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। तो बात ही पंचांग क्या होता है कि हमारे जो नक्षत्र है, नक्षत्र समूह है, नक्षत्र ग्रह, नक्षत्र ग्रह के समूह से या इनके माध्यम से जो भी मूवमेंट हो रहा है उनका, उसके माध्यम से टाइम कैलकुलेशन करना, डेट कैलकुलेशन आपको करना, तिथियों की गणना करना, पंचांग आपको होता है। तो ये कुछ चीजें।
पहले चैप्टर में याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था। उसके अलावा हम लोग देखें तो हिस्ट्री में हमको जब हम टॉपिक क्या था, द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो इतिहास के कई सारे अलग अलग स्रोत, कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। तो सोर्सेस के बारे में एक छोटा सा टेबल दिया है इस चैप्टर में, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में ऐसी बहुत सारी चीजें और दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ पर आपको दी गई है ना, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे तो टॉपिक दिया है यहाँ पे सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। इतिहास के कई सारे स्रोत, कई सारे सोर्सेस आपको हो सकते हैं। सबसे पहले दिया है इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर। अब इंडियन लिटरेचर में क्या हो सकता है, इंडियन लिटरेचर में भी बहुत सारी ये एक एक चीज में हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। इंडियन लिटरेचर में आप देखोगे तो हो सकता है हमारे वेद और पुराण, वेद पुराण और इतिहास। वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैसे 4 वेदा, वेद, साम, अथर्व और यजुस या यजुर्वेद ना। तो ये वेद आपको हो गए, तो 4 वेद हो गए। इसके अंदर मैं और डिटेल में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक आपको नहीं है। उसके अलावा कई सारी पोयम्स और कई सारे प्लेज लिखे गए, कई सारे नाटक लिखे गए, कई सारे नाटकों के अलावा कई सारी पोयम्स लिखी गई, कई सारे नाटक लिखे गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र क्या है, हर्ष चरित्र क्या है, राजा हर्षवर्धन के बारे में जो चीजें लिखी थी वो हर्ष चरित्र हो गया। कई सारे अलग अलग हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, चाहे अलग अलग किताबें हो गई, बाकी चीजें हो गई। उसी प्रकार से कई सारी स्टोरीज, कई सारी जो कहानियां हैं, कई सारी अलग अलग कहानियां हो गई। हिंदी में भी आप देखोगे तो भारतीय स्रोत, वेद, इतिहास, कविता, ऐतिहासिक लेख, कहानियों का संग्रह, चाहे वो कहानियों के संग्रह में मृच्छकटिकम हो, चाहे वो कुमार संभवम हो, या मेघदूतम हो, सबसे इंपॉर्टेंट किताब है मेघदूतम, या मेघदूतम हो। ऐसे अलग अलग किताबें, अलग अलग बुक्स यहाँ पर आपको लिखी गई। ठीक है, उसके अलावा कई सारी जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, कई सारे वैज्ञानिक तथ्य हम पर इसके अंदर आपको सामने आए, जिसके अंदर चाहे कोई इंस्क्रिप्शन हो, कोई शिलालेख आपको हो। ठीक है, उसके अलावा कई सारे विदेशी स्रोत सामने आए, फॉरेन अकाउंट सामने आपको आए। एग्जाम्पल के लिए कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था मेगास्थनीज, वो भारत आया और मेगास्थनीज भारत में आके एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। तो इंडिका नाम की किताब लिखी और इंडिका में उसने मगध और उसके इतिहास के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, भारत के बारे में कई सारी चीजें आपको लिखी। या हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आए मध्यकाल में, उनका नाम था अल बरूनी, उनका ट्रेवलॉग हो। या नुनीज नाम का एक ट्रेवलर हुआ जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको आया। या दमंगो तो पाया। तो जो ट्रेवलॉग्स आए, जो वो लोग आए जो यहाँ पर ट्रेवल किया और ट्रेवल करते करते उन्होंने उन चीजों को लिखा। या चाहे वो फाहियान या इत्सिंग जैसे लोग आपको हो, कौन हो, फाहियान, इत्सिंग जैसे लोग आपको हो। ठीक है, या फॉरेन अकाउंट्स में कई सारे हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिस्ट आपको हो, जैसे हमने इंडिका की ही बात यहाँ पर आपको की। तो इस प्रकार के हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिस्ट हो जिन्होंने इतिहास को एक तरीके से क्रोनोलॉजी में एक पूरे क्रम के अंदर यहाँ पे मेंशन किया। उसी प्रकार से कई सारे आर्टिस्टिक सोर्स हैं ना, ये हिंदी में अगर मैं बोलूँगा तो कई सारे, हिंदी में भी दिखा देता हूँ मैं, तो कई सारे कलात्मक स्रोत यहाँ पर आपको, कई सारे कलात्मक स्रोत। ठीक है, इन कलात्मक स्रोतों में आप देखोगे सबसे पहले तो पट्टिकाएं हो गई है ना, जो टैबलेट्स हो गए, या मूर्ति कला हो गई, या चित्रकला हो गई। मैंने आपको बताया था भी चित्रकला कि जो एक जगह है भीम बेटिका मध्य प्रदेश में, तो भीम बेटिका में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स में से पेंटिंग्स आपको मिलती है। चाहे भीम बेटिका की पेंटिंग हो, चाहे अजंता एलोरा की पेंटिंग्स आपको हो, ये चित्रकलाएं हो, तो ये चित्रकलाएं हमको यहाँ पर आपको मिलती है। उसी प्रकार से कई सारी जो मूर्ति कलाएं हैं, मूर्ति कला हो,
चाहे वो मूर्ति कला के अंदर गांधार स्कूल हो, मथुरा स्कूल हो, अमरावती स्कूल हो, आगे इनके बारे में पढ़ोगे तो अलग अलग प्रकार से मूर्तियां बनाई गई। और मूर्तियों की वास्तुकला किस प्रकार की, उनकी आर्कियोलॉजिकल उनका जो निर्माण वो किस प्रकार का है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। उनके ऊपर विदेशी प्रभाव है या नहीं है, भारतीय है, विदेशी है, कहाँ की आपको है ना। उसी प्रकार से अब लोग आपको देखोगे तो कई सारे उत्खनन या कई सारे एक्सकवेशंस हुए, खुदाई की गई, और खुदाई में भी हमको कई सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो चीजें हमको यहाँ पर आपको एक्सकवेशन में या खुदाई में हमको यहाँ पर आपको मिलती हैं। और इनमें अगर हम लोग आपको बात करें तो खुदाई में सबसे पहले हम जो खुदाई करते हो कई सारे हैबिटेट्स और कई सारे ब्यूरल्स मिलते हैं, है ना। कई सारे महापाषाण, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, तो कई सारे महापाषाण या कई सारे ब्यूरल्स हमको मिलते हैं। और उनमें चाहे अभी हमने जैसे नर्मदा मानव की बात की, या देव वानर की आपको बात की, या इंडस वैली के टाइम पर, या इंडस वैली के पहले कैलकुलिथिक एज आती है, ताम्रयुगीन सभ्यता आती है, वहां पर भी हमको कई सारे मेगालिथ्स, महापाषाण मिले। तो वो ब्यूरल्स कैसे होते थे, है ना, वो जो उनका कैसे उनको ब्यूरिट किया, कैसे उनको दफनाया जाता था, लोग रहते कैसे थे, उसी प्रकार से तमाम प्रकार की पॉटरीज, तमाम प्रकार के मृदभांड हमको मिले और मृदभांडों का निर्माण हुआ। तो तमाम प्रकार के पॉटरीज एंड टॉयज हैं, पॉटरीज एंड टॉयज का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो कई प्रकार की ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट रिमेन आपको मिलते हैं, है ना। मानव हो गए, ह्यूमन एनिमल्स हो गए, ये प्लांट रिमेन्स आपको मिले, पेड़ों के अवशेष मिले, टूल्स और वेपन्स हमको मिले, है ना। स्पेशली हमने अभी मीजोलिथिक पीरियड की बात की थी, तो चाहे वो मीजोलिथिक पीरियड के टूल हो, या पैलियोलिथिक पीरियड के टूल हो, या नियोलिथिक पीरियड के टूल हो। अब ये नाम जो है पैलियोमीथो नीधो, ये पैलियोमीजो नियो, ये आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। अभी मैं बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यार सोर्स क्या है, थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर दिया। बेसिक हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो ये नाम पता होगा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसी प्रकार से कई सारे स्ट्रक्चर्स, कई सारी बिल्डिंग्स हो गई, कई सारे मॉन्यूमेंट्स आपको हो गए। तो जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स हमको मिलेंगे। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। तो कई प्रकार के मॉन्यूमेंट्स हमको मिले, चाहे ताजमहल हो, चाहे अशोक के समय के किले हो, अशोक के शिलालेख हो, अशोक के पिलर्स वगैरह हो, कई सारे माउंट्स मिले। माउंट्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो माउंट्स हैं वहाँ के टीले हमको मिल गए। या हम लोग बात करें तमाम प्रकार के इंस्क्रिप्शंस, तमाम प्रकार के शिलालेखों का, चाहे वो अशोक का शिलालेख हो या शिलालेख हो प्रयाग प्रशस्ति का, तो कई प्रकार के अलग अलग इंस्क्रिप्शंस, कई सारे शिलालेख मिले। इन शिलालेखों में भी हम देखोगे तो शिलालेखों में भी कई सारी अलग अलग वेराइटीज हमको देखने, जैसे पांडुलिपीज है, कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कई सारे तामपत्र हैं, कई सारे कॉपर प्लेट्स हैं, कई सारे कॉइन्स हैं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमिज्मेटिक सोर्सेस, है ना। तो कई प्रकार के कॉइन, इट्स कॉल्ड द न्यूमिज्मेटिक सोर्स। तो अशोक के समय के सिक्के या गुप्त काल के समय के सिक्के, तो अलग अलग प्रकार के सिक्के थे, या उस समय की कॉपर प्लेट्स हुआ कर, तामपत्र हुआ करते थे। जैसे एक सबसे कॉपर फेमस कॉपर प्लेट है, उसको बोलते हैं इंदौर कॉपर प्लेट, गुप्त काल की। या कई प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट्स हो ना, ओके। उसके अलावा कई प्रकार के इट्स कॉल्ड द ओरल, कई सारे ओरल सोर्सेज हैं जो लिखा हुआ कहीं हमको नहीं मिला, लेकिन कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से हम तक मिलता है, उसको बोलते हैं ओरल सोर्सेज। इसमें भी देखोगे कई सारी फोक टेल्स हैं, कई सारी फोक टेल्स आपको हैं, या हिंदी में बोलोगे तो कई प्रकार की वो हैं दंत कथाएं, कई प्रकार के जेनोलॉजीज हैं, जेनोलॉजिकल स्टडीज है ना। जैसे मैंने कई बार पहले भी अपनी क्लास में बताया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति आता, उसका नाम था राव जी। वो हर 2 4 5 साल में राव जी आपको आते हैं, और राव जी आके हमारे परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको, तमाम जानकारियां जो है वो दे के जाते हैं। और उनका ये सदियों से, फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये उनके फैमिली में ये काम आपको है कि वो हमारे परिवार की, हमारे समाज की, या स्पेशली हमारे परिवार की जो जेनोलॉजिकल स्टडी है वो करते हैं। पूरे परिवार के लोगों के नाम उनके पास, हमारे परिवार के तकरीबन 200 जनरेशन पहले के नाम आपको लिखे हुए हैं। तो वो हर जगह होता है। तो इस प्रकार से जेनोलॉजिकल और फोकटेल्स, या हिंदी में अगर बोलोगे तो वंशावली और लोक साहित्य, इनके माध्यम से हमको तमाम जानकारियां, तमाम इंफॉर्मेशन हमको इस समय के बारे में, इस काल के बारे में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में। उसके बाद इस चैप्टर में आगे दिया है द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास की शुरुआत। अब मानव की हम लोग बात करें तो हम कौन है, बोलना मानव है।
मानव है, लेकिन कौन से मानव है? वी आर द होमो सेपियंस सेपियंस, यस बोले तो सिर्फ होमो सेपियंस आपको हो गए, या कई बार हम लोग मतलब हिंदी में भी होमो सेपियंस ही बोले, तो वी आर द होमो सेपियंस, है ना? ओके, तो अगर हम लोग मानव के विकास की, मानव के डेवलपमेंट की बात करें, तो इंसान सबसे पहले हुआ करता था ऑस्ट्रोपोलिसिस। अभी जैसा मानव है वैसा मानव नहीं था, एक साधारण तरह का मानव, या एक तरह से जो ऐप होता है, तो ऐप से मानव का विकास हुआ। तो यहाँ पर हुआ करता था, इट्स कॉल्ड द ऑस्ट्रोपिथेकस, है ना, या ऑस्ट्रोपोलिसिस कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है। उसके बाद आया होमो हॉबिलिस, है ना। अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, इसके हाथ और पैर दोनों बराबर थे, इसका सर थोड़ा चपटा था। और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा होमो हैबिलिस, जो शिकार वगैरह करता था, है ना। उसके बाद आएगा होमो इरेक्टस, वो मानव जिसने खड़ा होना शुरू किया, एरेक्ट होना शुरू किया। तो होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट ह्यूमन जिसने खड़ा होना या स्टैंड करना आपको शुरू किया। और जब खड़ा होना शुरू हुआ तो हाथों का काम कम हो गया, तो हाथ धीरे धीरे छोटे होते गए, पैर धीरे धीरे लंबे होते गए, या पैरों की हाइट उतनी ही थी, हाथों की जो हाइट है वो, पैर और हाथ की जो हाइट देखो तो छोटा, हाथ छोटे पैर बड़ा है। कि हम हाथ पैर पे बंदरों की तरह या जानवरों की तरह नहीं चढ़ते, तो हमारे हाथ छोटे हैं, पैर बड़े हैं। तो होमो इरेक्टस जिसने धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया। उसके बाद आएगा होमो, इट्स कॉल्ड नियंदरथल, जो हियो नियंदरथल, होमो नियंदरथलिस, ये होमो नियंदरथल, जो इसका सिर थोड़ा सा चौड़ा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ कर मेरे हेलमेट की तरह होती है। और आगे जाओगे तो अभी के समय का जो होमो है, अभी के समय का इंसान, इट्स कॉल्ड द होमो सेपियंस। तो अभी जो मानव है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। ये होमो सेपियंस का विकास हुआ यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर हम लोग आपको देखेंगे तो थोड़ा और नीचे कर। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक अगर देखूँ, तो मानव का क्या हुआ कि मानव का धीरे-धीरे मानव का विकास होता गया, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, वो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता हुआ, चाहे वो ह्यूमन का ब्रेन हो, ह्यूमन की साइज़ हो, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल हो, उसका जो बौद्धिक स्तर हो, उस बौद्धिक स्तर की धीरे-धीरे बढ़ोतरी है, इसकी बढ़ोतरी होती गई। खैर इसके बारे में साइंस में आप और डिटेल में पढ़ोगे, या ज्योग्राफी में भी इसके बारे में कई सारी चीज़ें और आपको डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। अच्छा, उसके अलावा बोलिए सबसे पहली क्रॉप या पहली फसल इंसान ने कौन सी उपयोग की? देखो एक चीज देखना, सबसे पहला जो क्रॉप इंसान ने उपयोग किया वो क्रॉप हुआ करता था बार्ले या जौ। तो सबसे पहले जौ का उपयोग किया। इसके प्रूफ हमको कहाँ से मिले? इसके प्रूफ हमको मिलते हैं एक जगह से, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। कहाँ पर है? मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन द पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहां से हमको खेती के शुरुआती सबूत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और दुनिया के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने खेती के जो सबूत हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रूफ्स हैं, वो प्रूफ्स हमको यहाँ से आपको मिले। और जगह का नाम है मेहरगढ़, याद रखिएगा। तो सबसे पहला इंसान ने क्या उपयोग किया? बार्ले का उपयोग किया फर्स्ट। उसके अलावा जो दूसरे फसलों का उपयोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि पैडी है, धान है, या वीट है, तिल है, ये अलग अलग जो चीजें हैं, इनका आगे जाके इंसान ने उपयोग करना शुरू किया। बट द जो इज द फर्स्ट क्रॉप। अच्छा, कुछ और चीजें मैं लिख देता हूं। फर्स्ट एनिमल डॉग, फर्स्ट कॉपर, फर्स्ट पार्ले। ये याद रखिएगा, दोनों तीनों चीज याद आपको रखें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और नीचे हमारा लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और कई सारे कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं, उन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीएससी, हर एग्जाम के लिए ये एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।